यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर इंटेलिजेंस को पढ़ने वाले हैं, यानी कि बुद्धि क्या होती है। देखो, जब भी हम लोग बुद्धि वाले चैप्टर की बात करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो क्या क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सबसे पहले एक आउटलाइन रेडी की गई है, जो पूरे हम लोग 2 दिन का सेशन होगा, ये उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपका पर्सनालिटी चैप्टर हो चुका है, जिसके अंदर हमने पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी प्रोजेक्शन टेक्निक क्या होती है, वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। क्विज सेशन एक आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक आपको बुद्धि के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपसे परिभाषाओं से भी बन जाते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन जो होती है, लाइक स्टर्न की हो गई, एबिंगहास की हो गई, जो कि पूछी हुई भी है एग्जाम में, तो वो देखना होती है। देन बुद्धि के प्रकार, बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होता है, बुद्धि के निर्धारक तत्व मतलब बुद्धि का निर्धारण कैसे किया जाता है, क्या क्या फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है बुद्धि के जो सिद्धांत है, जिसमें अल्फ्रेड बीने की बात की जाए, चार्ल्स स्पीयरमैन के द्विकारक द्विकारक सिद्धांत की बात की जाए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात की जाए, हम लोग थ्रस्टन का जो समूह कारक फैक्टर थ्योरी है उसकी बात करें, थॉमसन का जो प्रतिदर्श सैम्पलिंग थ्योरी है उसकी बात की जाए, बर्ट तथा वर्णन का जो हिरार्की है बुद्धि को लेकर, उसकी यदि हम लोग बात करें, गिलफोर्ड का जो है एसओआई मॉडल त्रिआयामी मॉडल है, यदि उसकी बात की जाए, उसके बाद हम लोग देखें कैटल का बहुबुद्धि सिद्धांत है। और भी बहुत सारे सिद्धांत है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बुद्धि का मापन यानी कि आईक्यू को कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुद्धि की, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे ताकि हर एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर रहे। सबसे पहले बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति होती है तथा उसकी मानसिक योग्यताओं का वह अभिन्न अंग माना जाता है। जन्मजात शक्ति, पहले ऐसा माना जाता था कि बुद्धि जो है व्यक्ति के अंदर जन्म से ही आती है तथा उसकी मानसिक योग्यताओं का योग व अभिन्न अंग है। आधुनिक शिक्षा जगत में बुद्धि का यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी को माना जाता है कि हाँ, ये ठीक भी है। कुछ चीजें अर्जित होती है, ठीक है, जिसे आप अर्जित करते हो, और कुछ चीजें आपके अंदर आ जाती है जन्मजात। तो ये दोनों कारक मिलके ही किसका निर्माण करते हैं, बुद्धि का। लाइक हम लोग अधिगम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हमारी बुद्धि विकसित होगी, और साथ ही कुछ आनुवंशिकता हेरिडिटी के थ्रू भी ये चीजें डिसाइड होती है। 1885 में जो है फ्रांसिस जो गाल्टन है, मनोवैज्ञानिक गाल्टन है, उनके द्वारा बुद्धि का प्रयोग किया गया था। इन्होंने माना है कि ये एक प्रकार की अमूर्त शैली है, ये विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है। मतलब बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है, जैसे हम लोग गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स बताए हुए हैं। ठीक है, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, यदि आप अपने जीवन की समस्या को सॉल्व कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं बुद्धि की। यदि आप पर्टिकुलर परिभाषा की बात करें तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन कौन से वर्ग है, एक तो सबसे पहले एक सामान्य योग्यता है। ये 2 या 3 योग्यताओं का योग हो सकता है, मतलब इसमें कोई भी 2 या मोर देन 2 जो हम लोग क्वालिटीज़ बोलते हैं, उनका योग आप इसे मान सकते हैं। समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। ये 3 फैक्टर बताए गए, एक तो सामान्य योग्यता है, एक बताया गया है कि 2 या 3 योग्यताओं का योग है। ये अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई परिभाषाएँ हैं। और तीसरा पॉइंट है बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। अब कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले जिन्होंने बुद्धि सामान्य योग्यता है, वो कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है, ये किसने बोला है, इनको पढ़ेंगे। देन बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है और क्या-क्या कारक दिए हैं, उसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें सामान्य योग्यता की, तो ये बोलने वाले कौन थे? तो इस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक टर्मन हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें वो टेबल दी थी। एबिंगहास, जिसे हम लोग मेमोरी में पढ़ते हैं कि इन्होंने जो है एक नॉनसेंस शब्द दिया है, बकवास शब्द का प्रयोग किया, जहाँ पर कुछ रैंडम शब्द इनके द्वारा याद किए गए थे, और फिर एक चार्ट बनाकर इन्होंने देखा था कि कितने शब्दों को भूल चुके हैं। तो मेमोरी के केस में भी और बुद्धि के केस में भी एबिंगहास का नाम आता है। स्टाउट की परिभाषा आप देखेंगे तो बिल्कुल बुद्धि से ही इन्होंने बोला है कि बिल्कुल सामान्य योग्यता है। बर्ट देखेंगे आप, गाल्टन देखेंगे, स्टर्न देखेंगे, ये सारे मानते हैं कि बुद्धि जो है बिल्कुल सामान्य योग्यता है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है, जो उनकी हर क्रिया में पाई जाती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो ना, चाहे मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, चाहे आप वहाँ से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ये सारी हमारी बुद्धि का ही भाग है, इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा होगी। इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया है, वन बाय वन करके परिभाषाएँ भी क्लियर करनी होगी, तो वन बाय वन करके डेफिनिशंस भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है टर्मन।
टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, यानी कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी। ये वो योग्यता है टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है, जो अमूर्त चिंतन होता है, जहाँ पर हम कल्पनाशील चिंतन करते हैं, तो उसकी योग्यता को ही इन्होंने माना है बुद्धि। किसने? टर्मन ने। टर्मन से आप क्या याद रखेंगे? जैसे ही टर्मन आता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। देन अपन एबिंगहास की बात करेंगे, तो एबिंगहास ने क्या बोला है? बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग पार्ट्स। हमारे जितने भी पार्ट्स है, पार्ट्स इन द सेंस आपकी शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, सांवेगिक योग्यता, जितने भी भाग होते हैं, चाहे वो सांवेगिक होगी, तो उन सबको मिलाकर जो बना है वो ही आपका बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, दो अलग अलग डेफिनेशन। टर्मन ने क्या बोला था? अमूर्त चिंतन। देन हम लोग सेकंड बात कर रहे हैं एबिंगहास, तो एबिंगहास ने क्या बोला था? एबिंगहास ने बोला था कि सारे पार्ट्स को मिलाना ही बुद्धि कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बोला गया है गाल्टन के अनुसार, तो गाल्टन के अनुसार बुद्धि जो है विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो और सिलेक्शन कर सकते हो। चीजों को या तो आप अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हो, या उन बटे हुए टुकड़ों को वापस से आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। चयन करने की शक्ति, सिलेक्शन करने की पावर ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। कौन बोले थे? गाल्टन बोले थे। ठीक है, टर्मन की डेफिनेशन याद हो गई अमूर्त चिंतन की। गाल्टन ने क्या बोला? विभेद करने और चयन करने की शक्ति है। देन हम लोग बात करें स्टर्न की, तो स्टर्न ने क्या बोला है? नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू अ न्यू सिचुएशन। आप खुद को एक नई परिस्थिति में ढाल रहे हो, समायोजित कर पा रहे हो, एडजस्ट कर पा रहे हो, तो वो ही क्या है? आपकी बुद्धि है। तो स्टर्न नाम से ही याद कर सकते हो, स्टर्न स से स्टार्ट हो रहा है और हमारा समायोजन भी स से ही स्टार्ट हो रहा है। तो स्टर्न ने क्या बोला है? समायोजन की बोला है। गाल्टन ने क्या बोला है? बुद्धि के अंदर विभेद करना। गाल्टन ने क्या बोला है? विभेद करना। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान करके देख लेना। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, एबिंगहास ने क्या बोला था? विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति। एबिंगहास ने क्या करा है? सभी को जोड़ दिया है। और टर्मन ने क्या बोला है? अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। ठीक है, तो ये सामान्य कारक मानने वाले थे। अब ऐसे कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये माना है कि बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग होती है? तो इस प्रकार की विचारधारा में मानने वाले स्टर्नबर्ग जो बीने हैं, इनका नाम सबसे पहले आता है। बीने क्या बोलते हैं? बीने ये बोलते हैं कि बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। बुद्धि क्या है? तर्क करना, निर्णय लेना और आत्म आलोचन करना। ठीक है, इनके अनुसार बुद्धि ये होती है। 2 या 3 योग्यताओं में एक तो तार्किक चिंतन आ गया, एक हमारी निर्णय करने की क्षमता हो गई, और एक आत्म आलोचन करने की, सेल्फ क्रिटिसाइज करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये किसने बोला? स्टैनफोर्ड बीने के द्वारा बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है और सामाजिक हम लोग बोल सकते हैं। अब मूर्त बुद्धि, जैसे राजगीर इंजीनियर हो गया, तो वो यांत्रिक रूप में काम करता है। यांत्रिक मतलब चीजें उसके सामने है, कुछ भी सामान पड़ा हुआ है तो उससे वो कुछ ना कुछ नया बना लेगा, नया इम्प्लीमेंट कर लेगा। जुगाड़ू काइंड का हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मूर्त बुद्धि में आते हैं। अमूर्त बुद्धि जो कल्पनात्मक चिंतन करते हैं, डॉक्टर, चित्रकार, मनोवैज्ञानिक हम लोग इसे बोल सकते हैं। सामाजिक बुद्धि में नेता, समाज सेवी आ जाते हैं, जो समाज की सेवा करते हैं, काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं सामाजिक बुद्धि प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये 3 कारक किसके द्वारा दिए गए? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। अब ये किसने बोला है कि बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है? यदि हम लोग इसकी बात करें, 1 सेकंड, देखो ये किसने बोला है कि बुद्धि जो होती है क्या होती है? विशिष्ट योग्यताओं का योग होती है। तो बुद्धि के इस वर्ग की परिभाषा के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के विशिष्ट योग्यताओं के योग को बुद्धि की संज्ञा दी है। बहुत सारी योग्यता, एक नहीं होना, दो नहीं होना, तीन नहीं होना, बहुत सारी। तो बहुत सारी में थॉर्नडाइक हो गए, थर्स्टन हो गए हमारे, ठीक है, और थॉमसन हो गए, वेस्लर हो गए, स्टॉडर्ड हो गए, जैसे कि हमारे गिलफोर्ड भी हो जाएंगे। ठीक है, एक हमारे जो है गार्डनर भी हो जाएँगे, तो ये मानते हैं कि बहुत सारी योग्यताएँ एक व्यक्ति के अंदर होती है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। देखो इसमें क्या बताया गया है कि इन्होंने क्या बोला है? उत्तम क्रिया करने तथा नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करना। आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, नई-नई परिस्थितियों के साथ आप यदि एडजस्ट हो पा रहे हैं, तो यही चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी यहाँ पर बुद्धि कहलाएगी। ये किसके बताया है? ये हमें बताया थॉर्नडाइक ने। देन हम लोग यदि बात करें स्टोडर्ड की, तो स्टोडर्ड के मतानुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि कठिन था,
जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्तता, सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता से संबंधित समस्याओं को समझने की क्षमता है। मतलब बुद्धि क्या-क्या है? आप कठिनता जो है आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी अमूर्तता है, एब्स्ट्रैक्शन है, जो भी आर्थिकता है, उद्देश्य प्राप्यता है, सामाजिक मूल्य, मौलिकता, इन सारी चीज़ों को यदि आप समझ पा रहे हो, इन समस्याओं को यदि आप समझ पा रहे हो, तो हाँ, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर बुद्धि है। तो ये किसने बोला है? ये हमें बोला है स्टोडर्ड ने, ठीक है? थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। देखो, अब बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, ये तो सारी परिभाषाओं की हमने बात कर ली। अब सिद्धांत में सबसे पहले आता है एक खंड का सिद्धांत या एक कारकी सिद्धांत। एक खंड मतलब बुद्धि को आप खंडित ही नहीं कर सकते हो, वो कंप्लीट रूप में है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक है हमारे अल्फ्रेड बीन है। इनके सहयोगी कौन है जो ये मानते थे कि हाँ, ये सिद्धांत जो है फुलफिल करता है इंटेलिजेंस को। तो टर्मन एक सहयोगी है और एक स्टर्न इसके सहयोगी हैं, ठीक है? जिनकी डेफिनिशंस अभी हम लोग पढ़कर आए हैं। तो एक खंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बीने, अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया, प्रतिपादक ही अल्फ्रेड बीने है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सहयोग कौन-कौन करते हैं, तो टर्मन और स्टर्न से सहयोग करते हैं। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है? जो भी है एक प्रकार, ऐसा नहीं कि शारीरिक अलग हो गई, सांगीतिक अलग हो गई और जितनी भी प्रकार की होती है, वो सब अलग-अलग नहीं है, सिर्फ़ एक ही प्रकार होता है। इनको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है? निरंकुशवादी हम लोग बोल सकते हैं इसको भी। और बुद्धि का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत, सबसे पहले यही सिद्धांत आया था। इन्होंने क्या माना है? बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, जिसे आप भागों में नहीं बाँट सकते हो, ठीक है? अखंड जिसको खंडित नहीं कर सकते, अविभाज्य मतलब जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो। तो ये प्रकार किसके द्वारा बताए गए? ये सारे प्रकार हमारे बताए गए हैं बीने के द्वारा। इसके सहयोगी कौन हो गए? टर्मन और स्टर्न इसके सहयोगी हो गए। दूसरा यदि हम लोग बात करें द्विखंड के सिद्धांत की, बाइफैक्टर थ्योरी की, तो इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है, चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है? और यदि हम लोग बात करें कि इस सिद्धांत को जो है, इस सिद्धांत की मदद से ही जो है आगे के सिद्धांत आगे बढ़ पाए हैं। इसी थ्योरी को लेकर नए-नए सिद्धांतों का इम्प्लीमेंट हुआ है। इन्होंने बोला था कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, जनरल फैक्टर है और एक होता है विशिष्ट योग्यता। अब जन्मजात कारक जो होते हैं आपके, सामान्य फैक्टर जो होते हैं, वो सारे आपके जन्मजात कारक होते हैं, जो जन्म से आपके अंदर आते हैं। बोल सकते हैं आनुवंशिकता, हेरिडिटी के थ्रू आते हैं। और विशिष्ट कारक की हम लोग बात करें, स्पेसिफिक फैक्टर की हम लोग बात करें, स्पेशल फैक्टर की बात करें, तो ये अर्जित होते हैं, जिन्हें हमें अपने एक्सपीरियंस से जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं अपने अनुभव से क्या करना पड़ता है? अर्जित करना पड़ता है। ठीक है? तो ये 2 तरीके के कारक हो गए। कौन है इसके जनक? चार्ल्स स्पीयरमैन है। अब स्पीयरमैन यहाँ रुके नहीं, इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ है जो मिस हो रहा है, तो वापस से स्पीयरमैन आए कुछ 3 से 4 साल बाद 1909 में, और फिर इन्होंने बताया कि जो बुद्धि का जनरल कारक होता है और जो स्पेशल कारक होता है वो तो है ही सही, लेकिन इन दोनों का मिला-जुला रूप भी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सामूहिक कारक। सामान्य और विशिष्ट कारक के बीच का जो होता है कॉमन फैक्टर, सामूहिक कारक इसे बोला जाता है। तो बुद्धि का 3 खंड का सिद्धांत और द्विखंड का सिद्धांत दोनों ही किसके द्वारा दिए गए? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए। अब बात आती है कि बहुखंड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो बहुखंड का सिद्धांत दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है? इन्होंने बोला था कि बुद्धि में जनरल फैक्टर होते हैं, स्पेशल फैक्टर होते हैं और इनके प्रतिपादक जो है थॉर्नडाइक को माना जाता है और इन्हें बालू का सिद्धांत भी बोला जाता है। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी बोला जाता है और इन्होंने ये माना था कि बुद्धि के अंदर बहुत सारे कारक होते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 1 या 2 कारक होंगे। बुद्धि के यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि बहुत सारे कारक रहते हैं। ठीक है? चलिए, अब आगे हम लोग यदि बात करें कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर जो है आपको पता है अमेरिका के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या बोला था, पहले सब लोग ये मानते थे कि बुद्धि जो है अविभाज्य इकाई है, आप बुद्धि को बाँट नहीं सकते। फिर धीरे-धीरे आया कि हाँ, एक कारक से द्विकारक पे हम लोग आ गए कि बाइफैक्टर थ्योरी होती है। देन हम लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ, बुद्धि के जो है 3 तत्व होते हैं, 3 अलग-अलग कारक होते हैं। फिर थॉर्नडाइक आए, वो बोले कि नहीं, बुद्धि तो असंख्य योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। फिर इसी बीच में गार्डनर आए, उन्होंने क्या करा, इसको पूरा क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई कैसे कर दिया कि हाँ, कितने टाइप की हो सकती है, असंख्य में भी तो कहीं न कहीं तो हम लोग उसे काउंट कर सकते होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है एक ही प्रकार की नहीं होती है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी विषय वस्तु को अगर आपको समझना है, तो यदि आप उसे याद कर सकते हैं या फिर किताबों के द्वारा पढ़ और समझ सकते हैं। ये बोला था पहले कि बुद्धि का सिर्फ़ एक ही कारक होता है। लेकिन जब हावर्ड गार्डनर आए, तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी चीज़ को समझने या समझाने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। जिसके अंतर्गत ही इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जिसे हम गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखो, अपन इस थ्योरी को भी फ़ॉलो करेंगे, तो आप एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि एक सिंगर जिस तरीके का गा सकता है ना, वैसा हम लोग नहीं गा सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सिंगर के पास जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वॉइस है,
एक डांसर के पास वो आर्ट है, ताकि वो लोगों का मन मोह सकता है अपने डांस की वजह से। लेकिन हम लोग यदि स्टेज पर जाएँगे, तो हम लोग उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्पेसिफ़िक क्वालिटी होती है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गार्डनर ने अपना सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है? और इनकी एक बुक आती है फ्रेम्स ऑफ माइंड करके, उन्होंने इस बुक के बारे में मतलब इस बुक में ये सारी चीज़ों को पूरा डिटेल में बताया है। ये पियाजे अपने जो पियाजे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, एरिक एरिक्सन है और जेरोम ब्रूनर है। आदि मनोवैज्ञानिकों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इसके बाद ही इन्होंने जो है 8 प्रकार की बुद्धि का बारे में बताया। अब वो कौन-कौन से 8 प्रकार हैं? वैसे 7 भी माना जाता है। नॉर्मली 7 और 8 आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? एक तो सबसे पहली होती है सबसे पहली कौन-सी होती है लिंग्विस्टिक भाषाईवाद होती है। भाषाईवाद में क्या हो जाएगी हमारी जहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी भाषा में उसका बहुत परफेक्शन होगा। जैसे कोई कवि, लेखक हो गया, तो वो लिख सकता है। अगर हमको कोई कविता, पोएम लिखने को बोल दे, कहानी लिखने को बोल दे, तो शायद हम लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएँ। तो पर्टिकुलर भाषागत लिंग्विस्टिक क्वालिटी किनके पास होती है? जो कवि, लेखक होते हैं, वो अपनी भाषा प्रवाह से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, उनके पास वो क्वालिटी होती है। दूसरी हम लोग यदि बात करें देशिक की, तो ऐसे व्यक्ति जो मानसिक बिंबों को बनाने तथा उनका परिमार्जन करते हैं, जैसे विमान चालक हो गया, चित्रकार हो गया, वास्तुकार हम लोग बोल सकते हैं, तो ये सारे किसमें आते हैं? देशिक प्रवृत्ति के अंदर आते हैं। तीसरा यदि हम लोग बात करें शारीरिक गति संवेदी का, बॉडीली काइनेस्थेटिक का, तो इसके अंदर कौन लोग आते हैं? बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर जो शारीरिक गतिविधि के माध्यम से जिनका एक पेशा बन चुका है, जैसे डांसर हो गया, स्पोर्ट पर्सन हो गया, तो उनका यही काम है। अब खुद को फिजिकली फिट रखना, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं जो इन कामों में परफेक्ट होते हैं। जैसे डांसर इसी काम में परफेक्ट होता है, स्पोर्ट पर्सन है, तो उसे भी खुद को फिट रखना, एथलीट वगैरह सारे इसी के अंदर आ जाएँगे, ठीक है? आगे हम लोग बात करें 3 टाइप हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए। 4th है हमारा संगीतात्मक। संगीतात्मक आप समझते हैं म्यूज़िक कंपोज़र हो गया तो उसके अंदर वो क्वालिटी है और तार्किक गणितीय की बात करें तो समस्या समाधान करना, उसका कौशल, तो वो सारी चीज़ें जैसे कोई वैज्ञानिक हो गया, इंजीनियर हो गया, तो उनके अंदर कौन-सा चिंतन होता है? लॉजिकल मैथमेटिकल चिंतन होता है। अंतःव्यक्तित्व की आप बात करेंगे इंट्रापर्सनल जहाँ पर हम लोग मोस्टली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के अंदर। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको अंतःव्यक्तित्व यानी इंट्रापर्सनल की आप बात करेंगे, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो है खुद के बारे में अधिक जानने वाले होते हैं। मतलब वो खुद के अंदर ही घुले-मिले रहते हैं। जैसे कि कोई एक दार्शनिक हो गया, कोई मॉन्क साधु हो गया, धर्म नेता हो गया, तो उन्हें ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। वो अपने से ही खुश हैं, ठीक है? उनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन वो उस ज्ञान को सही समय पर और सही लोगों के साथ बाँटना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना उनका एक बोल सकते हैं कार्य नहीं होता है। तो ये अंतःव्यक्तित्व इंट्रापर्सनल बोलते हैं। अब आता है अंतर्व्यक्तित्व या फिर इंटरपर्सनल किसको बोलते हैं? तो देखो इंटरपर्सनल के अंदर क्या आएगा? इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकर एक अच्छा संवाद कर सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गया, कोई भी नेता हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं? लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसे इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये सारी इस कैटेगरी में आ जाएँगी किसमें? अंतर्व्यक्तित्व में। फिर हम लोग यदि बात करें प्रकृतिवादी की, प्रकृतिवादी यानी कि जो प्रकृति प्रेमी होते हैं जैसे कोई शिकारी हो गया, किसान, पर्यटक आदि जिन्हें नेचर से घुलना-मिलना, नेचर के साथ रहना, उसी में खुश रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब आप नेचर वाले को बोलेंगे कि उसे गाना गाना है, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो गार्डनर ने इसी चीज़ को कैटेगराइज़ करने की कोशिश करी थी कि व्यक्ति के अलग-अलग प्रकार यहाँ पर उसकी बुद्धि के जो है अलग-अलग प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब एक बार और हम लोग डेफ़िनिशन रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि आज का मेन टास्क यही था कि हमें डेफ़िनिशंस को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि डेफ़िनिशंस के केस में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कुछ हमने डेफ़िनिशंस पढ़ी थी। बाकी इसके आगे का जो सेशन है जहाँ पर हम लोग सारे ही प्रकार हैं, जैसे कि आज हमने यहाँ पर पढ़ लिया एक प्रकार, इसके आगे के प्रकार हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। बुद्धि की बेसिक सी डेफ़िनिशन थी, ठीक है? अमूर्त शैली है, एक प्रकार की योग्यता का नाम है और जटिल समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि कहलाती है। 3 भागों में बाँटा गया है। एक तो सामान्य योग्यता मानने वाले मनोवैज्ञानिक, दूसरा है कि 2 या 3 योग्यताएँ होती हैं और तीसरा कि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। ये 3 प्रकार थे। सामान्य योग्यता में कौन-कौन आ जाते हैं? टर्मन आ जाते हैं, एबिंगहॉस आ जाते हैं, स्टाउट आ जाते हैं, बर्ट, गाल्टन और स्टर्न आ जाते हैं। फिर हम लोग बात करें टर्मन ने क्या बोला था? तो अमूर्त वस्तुएँ याद कर सकते हैं। एबिंगहॉस ने क्या बोला था? विभिन्न भाग। गाल्टन ने क्या बोला था? बुद्धि जो है विभेद करने और चयन करने की क्षमता है। स्टर्न ने क्या बोला था? नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेना।
अब ये कौन मानते हैं कि बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है? तो स्टैनफोर्ड जो बीने हैं, इनका नाम जो है विशेष रूप से आता है इनका नाम, और इन्होंने बीने की यदि पर्टिकुलर हम लोग बात करें स्टैनफोर्ड बीने में, तो बीने की जो है उनकी डेफिनेशन थी कि बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म-आलोचन करने की क्षमता व योग्यता है। अब बुद्धि के प्रकार में जो है 3 प्रकार मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ठीक है? यांत्रिक भी आप बोल सकते हो। ये प्रकार थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए हैं और थॉर्नडाइक की डेफिनिशन ये है कि ये क्या बोलते हैं, उत्तम क्रिया करने तथा नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई डेफिनिशन है। स्टोलर्ड की यदि हम लोग बात करें तो इन्होंने कुछ फैक्टर बताए कि बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्यता, सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता के संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता है। देन एक खंड का सिद्धांत या एक तार्किक सिद्धांत मानने वाले टर्मन स्टर्न है और प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया है। ठीक है? और इन्हें निरंकुशवादी सिद्धांतकार के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन सिद्धांत यही है क्योंकि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई थी। फिर स्पीयरमैन बोले कि हाँ, एक जन्मजात भी तो होता है और एक अर्जित भी तो होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही कारक होगा क्योंकि बच्चा कुछ आनुवंशिकता से लेकर आता है और कुछ अपने अनुभव से अर्जित करता है। तो ये 2 कारक हैं। फिर इन्होंने ही इसको कन्वर्ट करके बताया कि नहीं, 3 कारक होते हैं जो सामान्य भी होते हैं और जनरल जो हो गए, और एक विशिष्ट स्पेशल भी होते हैं और उनके बीच का होता है जिसे हम लोग सामूहिक कारक बोलते हैं। देन बहुखंड की बात करें, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इसके प्रतिपादक हैं। फिर हमने हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ ही लिया है। क्या-क्या देखेंगे, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। ये मानते थे कि बुद्धि के अलग-अलग प्रकार होते हैं, ना कि ये सिर्फ एक प्रकार या एक ही चीज़ में समाहित होता है। ठीक है? इनकी बुक का नाम क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड में इसके बारे में बताया। किस-किस से ये प्रभावित थे? पियाजे, एरिक एरिक्सन और ब्रूनर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 8 प्रकार बताएँ, भाषागत, देशिक, शारीरिक गति संवेदी, संगीतात्मक, तार्किक, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक और प्रकृतिवादी। ये 8 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं हमारे हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक है? चलिए, तो सेशन को हम लोग यहाँ पर ओवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है ग्लोबल वर्ल्ड करके, और किसी भी प्रकार की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए या नोट्स से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।